management system में we have seen the topic of serializability. Basically, when more than one transaction are being executed concurrently, we must have the topic of serializability there. That means it is given set of interleaved transaction is said to be serializable if and only if it produces the same results as the serial execution of same transactions. स्टूडेंट सीरियलाइजेबिलिटी के अंदर हमने देखा था कि दो टॉपिक है, दैट इज वन इज व्यू सीरियलाइजेबिलिटी एंड अनदर वन इज कॉन्फ्लिक्ट सीरियलाइजेबिलिटी. जब दो ट्रांजेक्शन एट ए टाइम, टू और मोर देन टू ट्रांजेक्शन एट ए टाइम होता है, दैट टाइम सीरियलाइजेबिलिटी विल बी हैपन. बेसिकली ये जो कॉन्फ्लिक्ट एंड व्यू बोथ सीरियलाइजेबिलिटी का जो प्रोसेस है, ये उस केस में हम अराइज होता है व्हेनेवर द ट्रांजैक्शंस आर नॉट सीरियल एंड वी आर गोइंग टू डू दोस टू बी आ सीरियल ट्रांजैक्शंस. वो सीरियल नहीं है, हम उसको सीरियल बनाना चाह रहे हैं, दैट टाइम दैट शुड बी, मतलब वो ट्रांजैक्शन सीरियल नहीं है तो क्या है, those transactions are parallel transactions. And whenever we produce those parallel transactions to make them as a serial transactions, then that will be by two procedures. One is called the conflict serializability procedure, another one is the view serializability procedure. So students, conflict serializability, a schedule is said to be conflict serializable if it can transform into a serial schedule after swapping of non-conflicting operations, means parallel operations. मोर देन टू और थ्री ट्रांजेक्शन आपके सामने हो रहा है, सपोज कीजिए. अभी हम कुछ एग्जांपल्स के साथ भी आगे डिस्कस करेंगे. तो जब आपके पास दो या दो से ज्यादा ट्रांजेक्शन्स होगा, उनको जब हम सीरियल शेड्यूल में उस ट्रांजेक्शन्स को ले पाए स्वैपिंग करने के बाद, स्वैपिंग मींस उन ट्रांजेक्शन्स को स्वैप करने के बाद, then that should be complete serializability. If it is a type of serializability that can be used to check whether the non-serial schedule is conflict serializable or not. Now, students, what are the operations when they are conflicting? Basically, there are two operations, write and read operations. We have already discussed before. But for conflicting, there are three conditions which will satisfy for these two operations. एक होता है रीड करना ट्रांजेक्शन के अंदर, एक राइट करना. दो ही ऑपरेशन होता है ट्रांजेक्शन में. उन ऑपरेशंस को कॉन्फ्लिक्टिंग सेटिस्फाई करने के लिए तीन क्राइटेरिया है, कंडीशंस है. फर्स्ट वन इज बोथ द ऑपरेशन बिलोंग्स टू सेपरेट ट्रांजेक्शंस. स्टूडेंट, राइट ऑपरेशन या रीड ऑपरेशन दोनों अलग अलग ट्रांजेक्शंस में होना चाहिए. सेकेंड पॉइंट इज बोथ वर्क्स ऑन द सेम डेटा आइटम, यानी कि राइट या रीड दोनों ऑपरेशंस जो हो रहे हैं वो दोनों ऑपरेशन के अंदर सेम डेटा आइटम, अगर रीड एक्स कर रहे हैं तो राइट एक्स भी होना चाहिए. दैट शुड बी ओवर द एक्स डेटा आइटम. Otherwise, if there is read x and we are going to do write y, then that is not a transaction. Transaction is not completely over there. तो स्टूडेंट्स, दैट मीन्स बोथ द वर्क्स ऑन द सेम डेटा आइटम होना जरूरी है. अगर वहां रीड में एक्स यूज किए तो हम राइट में भी एक्स यूज करेंगे. एंड एटलीस्ट वन ऑफ देम कंटेन्स वन राइट ऑपरेशन. ये भी जरूरी है, पूरी रीड और राइट ट्रांजैक्शन के अंदर एक राइट होना जरूरी है ऑपरेशन. तो स्टूडेंट्स, ऑपरेशन किस तरीके से होगा, कॉन्फ्लिक्ट कब होगा, जब कॉन्फ्लिक्ट के ये सर्टेन क्राइटेरिया है, यानी कि जो पेयर्स होगा, कॉन्फ्लिक्ट पेयर्स होंगे, उस पेयर्स में ऑपरेशंस इस तरीके से होंगे, रीड राइट होगा या राइट रीड, और दैट शुड बी राइट read, means read write
राइट सपोज कीजिए x इज द डेटा आइटम, देन रीड x, राइट x, राइट x, राइट x एंड राइट x, रीड x. हम कुछ एग्जांपल्स आगे आएंगे आपके सामने एंड वी विल सी देम बेटर वे आल्सो. Students, now we are going to discuss about the complete conflict equivalent schedule. So student, two schedules are called as a conflict equivalent schedule if one schedule can be transformed into another schedule by swapping non-conflicting operations. For an example, now see the example here with a schedule S2. मैंने S2 से एक एग्जाम्पल आपके सामने प्रस्तुत किए हैं. Like time, those are the parameters here, transaction T1, transaction T2 and transaction T3. यहाँ स्टूडेंट्स हमने 3 ट्रांजेक्शन लिया जो कि नॉन सीरियल शेड्यूल है एंड वी विल डू इज इट्स एज एन सीरियल शेड्यूल. दैट विल बी कंप्लीट सीरियलाइजेबिलिटी का एग्जाम्पल होगा. हम इसको नॉन सीरियल को सीरियल कैसे बनाएं. तो यहां आप देख पा रहे स्टूडेंट्स, आपके पास रीड एक्स ट्रांजेक्शन 1, ट्रांजेक्शन 2, ट्रांजेक्शन 3, यानी कि T1, T2, T3 आपके पास 3 ट्रांजेक्शन है. नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल सी, अभी क्या करना होता है, इसके नियम ये है कि मैंने आपको बताया कि स्टार्टिंग होगा जैसे T1 से स्टार्ट करेंगे तो चेक करेगा रीड, आपको यहां बताया रीड होगा तो अगला राइट ढूंढेगा उसी डेटा आइटम का. अगर राइट हो रहा है तो अगला राइट ढूंढेगा, या राइट हो रहा है तो रीड भी ढूंढ सकता है, बट डेटा आइटम शुड बी कॉमन देयर. तो स्टूडेंट्स अब हम स्टार्ट करते हैं. स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3 के थ्रू हम इन ट्रांजेक्शन को वन बाय वन चेक करते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल आपके पास जो T1, T2, T3 है, इन T1, T2, T3 का हम ऊपर वाले ट्रांजेक्शन में ये कह सकते हैं कि आपके पास 3 वर्टिसेस है, दैट इज T1, T2 एंड T3. और उन तीनों वर्टिसेस का मैंने यहां आपको डायग्राम बना दिया, दैट इज आपका जो है 3 वर्टिसेस T1, T2 एंड T3. हमने इसको यहां पे डिनोट कर दिया इस तरीके से. नाउ स्टूडेंट, अब हम इन T1, T2 एंड T3 के बीच में एज क्रिएट करना चाह रहे हैं. ऑब्वियसली बात है, ग्राफ तभी कंप्लीट होगा जब आपका वर्टिसेस के बीच में एज क्रिएट हो जाएंगे. तो स्टूडेंट, टू ड्रॉ द एजेस बिटवीन दीज नोड ऑफ वर्टिसेस वी विल हैव टू फॉलो द स्टेप्स. स्टेप ये है, एट टाइम T1 देयर इज no conflicting operation of read x for transaction T1. कारण यह है read x को होने के लिए write x का होना जरूरी है. तो read x का write x हम यहां तो नहीं ढूंढेंगे, अदर ट्रांजेक्शंस में ढूंढते हैं अगर इसको कंप्लीट करना है. तो यहाँ पे write x है आपके पास नहीं है, यहाँ write x है आपके पास नहीं है. दैट मीन्स ये जो ऑपरेशन है, जो ये जो पार्ट है आपका ट्रांजेक्शन का, ये आपका ओके हो गया, ये ओवर हो गया. Now we will go to the second step, that is read y, यानी कि आपका स्टेप नंबर 2, that is read y. At time T2 there is no conflicting operation of read y of transaction T3. देखिए read y होने के लिए भी स्टूडेंट्स अपने को क्या रिक्वायर्ड है, read y होने के लिए आपको चाहिए write y. आपका इसमें तो हम नहीं देखेंगे, हम अदर ट्रांजेक्शंस में देखेंगे. तो रीड वाई का यहाँ राइट वाई है, कोई नहीं है. रीड वाई का यहाँ राइट वाई है, कोई नहीं है. दैट मीन्स कोई कॉन्फ्लिक्ट ऑपरेशंस यहाँ भी नहीं है. तो ये भी ओवर हो गया रीड एक्स. सेकेंड वाला टाइम भी हमने ओवर कर लिया T2 का रीड वाई. नाउ वी आर गोइंग टू द थर्ड टाइम स्लॉट, दैट इज रीड एक्स ट्रांजेक्शन. इस रीड एक्स का हम ढूंढेंगे राइट एक्स. तो स्टूडेंट यहाँ राइट एक्स है आपके पास नहीं है, अगेन यहां आपके पास राइट एक्स है, दैट इज T9. तो स्टूडेंट्स अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आपको ये क्लियर हो जाएगा कि इस स्टेप में एट टाइम T3 देयर एग्जिस्ट ए कॉन्फ्लिक्टिंग ऑपरेशन राइट एक्स इन ट्रांजेक्शन T1.
for read x of transaction T3. So draw an edge from T3 to T1. Obviously हमने एक ट्रांजेक्शन यहाँ अलाउ हो चुका है, दैट इज T3 to T1, बिकॉज रीड एक्स जो है वो राइट एक्स की तरफ T9 में अपने को मिला है, तो इस तरीके से हम T3 to T1 जाएंगे. Now we are going to the step 4, that is fourth step. Student, in the fourth step, again we are looking that fourth step means transaction T2. इस टेबल में आप देखिए ट्रांजेक्शन आपका जो है रीड वाई, ट्रांजेक्शन T2 में T4 के अंदर आपका रीड वाई है. इस रीड वाई का भी हम देखेंगे राइट वाई है क्या. तो राइट वाई हम यहां चेक कर लेते हैं. देयर इज नो राइट वाई. अगेन वी विल सी हियर देयर इज ऑल राइट वाई. दैट मीन्स ये ट्रांजेक्शन हो रहा है. दैट मीन्स दैट विल बी T2 to T3. That means there will be T2 to T3. So in the step number 4, at time T4, there exists a conflicting operation of write y in transaction T3 for read y for transaction T2. So draw the edge that will be T2 to T3. Draw the edge from T2 to T3. तो हमने पहले जो है T3 to T1 बनाया. अब हम एक एज और बना लेते T2 to T3, यानी कि T2 से T3 की तरफ. Now student, for the step number 5, read Z time slot 5. Read Z. Read Z again required write Z. दैट इज यहां हम कॉमन में तो नहीं देखेंगे, अदर ट्रांजेक्शन में. हमेशा अदर ट्रांजेक्शन में आपको कॉन्फ्लिक्ट पेयर देखना है. तो रीड जेड का कॉन्फ्लिक्ट पेयर आपका इसमें तो नहीं है, जस्ट में इसमें आपका जो है रीड जेड का, यस दे आर ऑल्सो इन द T10 टाइम स्लॉट. रीड जेड, राइट जेड. अगेन वी हैव गॉन फ्रॉम T2 to T1. तो T2 to T1. तो हमने पहले T3 से T1 किया था फर्स्ट में. स्टेप 4 में वी हैव डन दैट T2 to T3. नाउ T2 to T1. Now students, we are proceeding for the next transaction, that is that means for T7, sorry T6, राइट वाई. राइट के लिए मैंने आपको पहले ही बताया, राइट टू राइट हो सकता है, राइट टू रीड हो सकता है. तो राइट वाई का अपने पास रीड वाई हो सकता है, या राइट वाई का जो है राइट वाई भी हो सकता है. तो देखेंगे हम राइट वाई का, इसके बाद देखेंगे, ऊपर नहीं जाएंगे. ऊपर ओवर हो गया सारे, ये ओवर हो चुका है, ये भी ओवर हो चुका है, दिस वन ऑल्सो हैज बीन ओवर्ड, ये भी ओवर हो चुका है, ये ट्रांजेक्शन भी ओवर हो गया. अब हम राइट वाई कर रहे हैं, तो राइट वाई का राइट वाई का राइट वाई भी हो सकता है, या राइट वाई का रीड वाई भी हो सकता है. तो देखिए इसका कॉन्फ्लिक्ट पेयर ढूंढते हैं हम. राइट वाई का है नहीं, ना यहां पे है ना यहां पे है, दैट मीन्स ये सक्सेस नहीं है. नाउ वी आर गोइंग फॉर द T7. दैट्स व्हाई वी हैव रिटन हियर आल्सो at time T7, T6, there is no conflicting operation for right y in the transaction T3. Now students, we are going for the T7, that is right z here. राइट जेड का आप देखिए, राइट जेड भी हो सकता है, या आपका क्या हो सकता है, रीड जेड भी हो सकता है. तो राइट जेड आपका T10 में अवेलेबल है. There is also available at time T7. There exists a conflict in right z in transaction T1. वो जबकि वो जो है
T2 टू T1 हमने ऑलरेडी T2 टू T1 का जो ग्राफ है वो बना चुके हैं। अब स्टूडेंट अल्टीमेटली अगर आप देखेंगे कि आपका ये कंप्लीट जो है ग्राफ तैयार है, इस ग्राफ को आपको देखना होगा इस ग्राफ का साइक्लिक है कि नहीं है। दैट मीन्स दिस ग्राफ इज साइक्लिक और नॉट, मीन्स इज देयर एनी लूप। लूप का मतलब आपका जो है T2 से T3 किसी भी एक वर्टिस को ले लो, T2 से T3 की तरफ गया, T3 से T1 की तरफ गया, फिर T1 से T2 की तरफ गया, नहीं गया, तो ये लूप नहीं हुआ। चलिए इसको छोड़ देते हैं, हम T3 से लेते हैं, T3 से T1 की तरफ गया, फिर T1 टू T2 नहीं गया, ये भी नहीं है। T1 इनकी तरफ दोनों ही आ रहे हैं, तो ये भी नहीं है। तो दैट मीन्स इट्स ए नॉन साइक्लिक ग्राफ, और नॉन साइक्लिक ग्राफ जब होता है तो देयर इज पॉसिबल फॉर सीरियलाइजेशन प्रोसीजर, फॉर सीरियल ऑर्डर। नॉन साइक्लिक ग्राफ को सीरियल ऑर्डर आप बना सकते हैं। तो इज इट कॉन्फ्लिक्ट इंजेक्शन या कॉन्फ्लिक्ट सीरियलाइजेशन? यस। इज इट नॉन साइक्लिक? यस। दैट मीन्स इट मे बी सीरियलाइजेबल। नाउ हमें ढूंढना है स्टूडेंट सीरियलाइजेबल कैसे हम इसको कर सकते हैं, इसका सीरियल ऑर्डर क्या बनना चाहिए। तो स्टूडेंट सीरियल ऑर्डर होने के लिए इसमें हमें कॉम्बिनेशंस, तीन वर्टिसेस का वी नो दैट तीन एलिमेंट्स का कॉम्बिनेशन कितना हो सकता है, फैक्टोरियल 3, दैट मीन्स 6 कॉम्बिनेशन हो सकता है। हाउ द 6 combinations will be possible, like T1 T2 T3, T1 T2 T3, और T1 T3 T2, और T2 T1 T3, और T2 T3 T1, और T3 T1 T2, और T3 T2 T1। Those are the 6 combinations जो कि सीरियल ऑर्डर में बना सकता है। अब स्टूडेंट्स हमें जानना है कि हाउ दैट विल बी, कौन सा कॉम्बिनेशन इनमें से इस ग्राफ पे आएगा। Again I am going to the point that after all the steps the preceding graph will be ready and it does not contain any cycle or loop, so the above schedule S2 is conflict serializable and its equivalent to a serial schedule. Above schedule S2 is transformed into serial schedule by using the following steps। अब इसको सीरियल शेड्यूल बनाने का विधि क्या है, इनको कैसे हम सीरियल शेड्यूल रिप्रेजेंट कर सकते हैं। स्टूडेंट सीरियल शेड्यूल बनाने का कुछ स्टेप्स होते हैं। सीरियल शेड्यूल बनाने का स्टेप्स ये है। फर्स्ट स्टेप, check the vertices in the precedence graph where in degree is 0। आपको सबसे पहले ये देखना है कि इन डिग्री 0 इस ग्राफ में कहां हो रहा है। इन डिग्री 0 का मतलब होता है कि जिसकी तरफ एरो नहीं है, जिसकी तरफ, अगेन आई एम रिपीटिंग, जिसकी तरफ एरो नहीं है। इट टेक द वर्टेक्स T2 फॉर द ग्राफ एंड रिमूव इट फॉर द ग्राफ। जिसकी तरफ एरो नहीं होता दैट इज इन डिग्री 0 है। देखिए T2 की तरफ कोई आपका एरो नहीं आ रहा है, देयर इज नो एरो डायरेक्शन इन द T2 साइड। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम वर्टेक्स T2 को ले लेंगे, दैट इज द स्टेप 1। नाउ स्टूडेंट T2 को लेने के बाद ऑटोमेटिकली जब आपका वर्टेक्स हमने ले लिया तो इनकी दोनों एज भी आपको काम करनी है, तो इनको आप मिटा दीजिए। T2 लेने के साथ साथ इन दोनों एजेस को आप मिटा दीजिए। जब भी आप इन दोनों एजेस को मिटा दिए तो आपके पास T3 एंड T1 से ये दोनों ग्राफ, ये दोनों वर्टिसेस बचा है और ये एज बचा है। तो नाउ वी विल गो फॉर द सेकेंड स्टेप, दैट इज अगेन चेक द वर्टेक्स इन द लेफ्ट प्रेसिडेंस ग्राफ वेयर इन डिग्री इज 0। अब आपको सेकेंड टाइम में फिर देखना है इस टाइम इन डिग्री 0 किनका है। तो स्टूडेंट अगर आप देख पा रहे हैं तो आपको ये क्लियर हो रहा है कि पहले वाले में T2 लिए थे क्योंकि इनकी तरफ नहीं है। अब ये दोनों जब हट गया तो आपका T3 एंड T1 दो ही बचा है,
तो इस टाइम में किसकी तरफ एरो नहीं है, तो T3 एंड T1 में T1 की तरफ एरो है, T3 की तरफ नहीं है, तो दैट मीन्स आपका T3 नोड को हम ले लेंगे, मीन्स T2 टू T3. Now remaining node is T1. That means T2 arrow T3 arrow T1 will be the serializable process, serializable precedence graph जिसको आप बना सकते हो और जो कि सीरियल ऑर्डर में होगा. That will be the conflict serializable graph. T2 आपका जो कॉम्बिनेशन मैंने बताया था, 6 कॉम्बिनेशन में से कोई भी एक होगा, उसमें से ये कॉम्बिनेशन होगा, दैट विल बी T2 direction of T3 direction of T1. Student, it's a very simple procedure to extract the conflict serializable process. It's a very important thing of your database management system, that how will be the serializable and how that will be conflict serializable. बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं इसके ऊपर, तो आप इस चीज को एकदम सा कंफर्म करिए कि किस तरीके से हमने ग्राफ को डिनोट करके बनाया कि T2 डायरेक्शन ऑफ T3 एंड T1 वी हैव प्रोसेस बाय 3 ट्रांजैक्शंस. नाउ स्टूडेंट्स, आपका जो ग्राफ का जो ट्रांजैक्शन है वो फिर किस तरीके से बनेगा, वो इस तरीके से बनेगा. पहला ऑपरेशन ट्रांजैक्शन का T2 का रहेगा, जो मैंने आपको अभी अभी बताया, T2 डायरेक्शन ऑफ T3 डायरेक्शन ऑफ T1. दैट मीन्स पहले T2 के सारे ऑपरेशंस नोट डाउन कर दीजिए. आफ्टर दैट सारे ट्रांजैक्शन विल बी रिटन बाय ऑन T3. इसके बाद आपका टाइम स्लॉट के अकॉर्डिंग T3 की ट्रांजैक्शन नोट डाउन कर दीजिए एंड अल्टीमेटली उसके बाद आपका जो है T1 की ट्रांजैक्शन नोट डाउन कर दीजिए. नाउ इट्स ए सीरियल ट्रांजैक्शन, एक के बीच में एक पैरेलल नहीं है. पहले T2 हो जाएगा सारे काम, देन T3 अपना सारे ट्रांजैक्शंस करेंगे. आफ्टर कंप्लीशन ऑफ T3, T1 विल डू इज ऑल द ट्रांजैक्शंस. दिस इज ए कंप्लीट सीरियलाइजेशन एंड सीरियल ट्रांजैक्शन, सीरियल ऑर्डर में हो रहा है. तो स्टूडेंट्स, ये 3 वेरिएबल की यूटिलाइज से हमने देखा है कि कैसे हम सीरियल शेड्यूल बना सकते हैं, दैट इज कॉन्फ्लिक्ट सीरियलाइजेशन प्रोसेस कैसे करा सकते हैं. अब हम एक छोटा सा एग्जांपल और ले रहे हैं, दैट इज फॉर द 2 ट्रांजैक्शन ओनली. 2 ट्रांजैक्शन में नॉन सीरियल ऑर्डर का आपका ये ग्राफ है, आपके सामने है ये ग्राफ. T1, T2, T3, T4, T5, T6, 6 ट्रांजैक्शन हुआ है. इसमें आपका जो है पैरेलल ट्रांजैक्शन है, पहले T1 चल रहा है, फिर T2, फिर B, फिर बाद में वापस T1. अब हम इसमें स्वैपिंग करके to convert this schedule in a serial schedule, swap the non-conflicting operations of T1 and T2. क्योंकि दो में आप सीधे सीधे स्वैप करके T1 एंड T2 का ट्रांजैक्शन बना सकते हैं. और स्वैप करने के बाद आपका ट्रांजैक्शन ऐसे बनेगा कि T2 की पहले सारे ऑपरेशंस नोट कर दीजिए. आफ्टर दैट यू विल राइट डाउन द ऑपरेशन ऑफ T1. तो फाइनली we will get a serial schedule by swapping all the non-conflicting operations, and so this schedule is called as the complete serializable schedule. Now students, I think you have completely understood about the topic of conflict serializable. आपको इसके ऊपर if there is any query, any questions, you can ask me.